बुरा लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, डिसअपॉइंटेड हूँ, फील हो रहा है कि यार 70 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल इतना बड़ा जंप मैं कैसे ले पाऊंगा। बच्चों ये हमारे लिए एक बहुत होप है। ये मार्क्स यदि हम देखते हैं तो हमें एक होप मिलती है, बहुत सॉलिड होप मिलती है कि यार मैं कर सकता हूं। हमने वो चैप्टर्स एनालिस्ट किए जो कि मोर ओवर इंडिपेंडेंट है और जहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और यहां पे भी अपन 70-30 या 60-40 की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि हर 10 क्वेश्चन में, और मैं कहता हूं घंटों को क्यों देखते हो, आप तो टास्क बेस्ड अप्रोच रखो ना। टास्क बेस्ड अप्रोच क्या है, ऐसे सोचते हैं ना तो लगता है यार जेईई मेन सेशन 2 पूरा 100+ चैप्टर्स करने हैं, 40 दिन के अंदर पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, कैसे सब कुछ होगा। आपका ऐसा पूरा प्लानर तैयार होना जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इसलिए अंडर परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको हाई स्टेक सिचुएशन में अपने माइंड को मैनेज करना नहीं है। दिस इज ब्रह्मास्त्र। इसको अपने को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअसली और फिर लाइफ लॉन्ग अप्लाई करना है। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट स्पॉइल हो गया है। परसेंटाइल कम आई है, 60, 70, 80 या 90 से नीचे है और अब चाहते हो कि सेशन 2 में फिर से बाउंस बैक करो, 95 परसेंटाइल के बियॉन्ड स्कोर करो। तो बच्चों आज इस सेशन में मैं आपके साथ में नेक्स्ट 40 डेज का एक सॉलिड रोड मैप डिस्कस करने जा रहा हूं। वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप पूरे डिवोशन के साथ में, कमिटमेंट के साथ में अप्लाई करते हो तो आई एम श्योर आप सेशन 2 में 95 परसेंटाइल के बियॉन्ड स्कोर कर पाओगे, प्लस जो आपके बाकी बचे हुए एग्जाम्स हैं उनमें भी अपना बेस्ट दे पाओगे। बच्चों इन एग्जाम्स में परफॉर्म करने के लिए 3 फ्रंट्स को हमें देखना होगा। पहला, हमारी सब्जेक्ट्स की मास्टरी, सेकंड, राइट एग्जामिनेशन टेम्परामेंट एंड थर्ड, पॉजिटिव माइंडसेट, कूल काम माइंडसेट। तो इन तीनों ही फ्रंट्स पे हम कैसे इंप्रूव करें यही हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ये सेशन मोटिवेशन का नहीं है, इंस्पिरेशन का नहीं है। मोटिवेशन इंस्पिरेशन काम नहीं करते हैं, काम करते हैं टूल्स, काम करते हैं स्ट्रैटेजीज, काम करते हैं सिस्टम्स। तो हम उन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, उन टूल्स के बारे में बात करेंगे जिनको यदि हम लोगों ने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया तो श्योरली हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। बच्चों रिजल्ट आने के बाद में आप इमोशनल ट्रैप में फंसे हो, बुरा लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, डिसअपॉइंटेड हूं, फील हो रहा है कि यार 70 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल इतना बड़ा जंप मैं कैसे ले पाऊंगा। हमें इस इमोशनल स्टेट को सेटल डाउन करना है ना। यदि लगातार इमोशंस की अंडरकरंट चलती रहेगी तो फिर हम अपनी पढ़ाई में, बाकी चीजों में अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जैसा मैंने बोला, मैं हर कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ टूल डिस्कस करूंगा, टेक्निक डिस्कस करूंगा जो आपको अप्लाई करनी है ना। तो पहला टूल मेरा यही है कि जो भी आप फील कर रहे हो उसको सेटल करना जरूरी है और सेटल करने के लिए आपको एक डायरी और पेन लेनी है। तो आपको डायरी में लिखना है कि क्या क्या आप फील कर रहे हो। अपने आप से भागो मत, नहीं तो वो इमोशंस लगातार आते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए आपको प्यार से लिखना है। जब आपका 16th को रिजल्ट आया तब से लगातार आप कैसा फील कर रहे हो, मम्मी पापा की क्या रिएक्शंस रही, दोस्तों के बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपको दोस्तों से जलन हो रही है, एनवी हो रही है, आपको लग रहा है कि यार मैं कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, जो कुछ लग रहा है आप उसको पूरा खोद खोद के अच्छी तरह से लिखो। तो पहले लिखना है। लिखने में क्या होगा, लिखने में आपका लॉजिकल ब्रेन इंटीग्रेट होगा। इमोशंस मतलब राइट ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन मतलब लेफ्ट ब्रेन। तो जब आप लिखोगे तो आपको वर्ड चाहिए, आपको स्टेटमेंट चाहिए, आपको फ्लो चाहिए, उसमें आपका लेफ्ट ब्रेन इंटीग्रेट होगा और एक होलिस्टिक पिक्चर बनेगी। आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाओगे और ये जिंदगी के लिए हमेशा के लिए लर्निंग है ना, कि जब भी हम कभी भी ओवरवेल्म फील करें तो उसको टैकल करने का तरीका क्या है कि डायरी लेना है, पेन लेना है और लिखना है। लिखने के बाद में फिर डिस्कस करना है। तो हमारे अराउंड बच्चों कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात डिस्कस कर सकें। तो चाहे आपके टीचर्स में से कोई मेंटर है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बड़े भाई बहन हैं या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई है, कोई ना कोई पर्सन जरूर ऐसा होगा यदि आप ध्यान से सोचोगे तो उनके सामने जाकर जो आपने लिखा है वो डिस्कस करो कि दीज आर द इमोशंस आई एम फीलिंग, प्लीज हेल्प मी। तो जब आप बात करोगे, डिस्कस करोगे तो बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो पहले आपको बोलना है, लिखना है, अपने इमोशंस को सेटल करना है, नहीं तो इन्हीं में गोल 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 घूमते रहेंगे और जो हम आगे करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट टूल कि आपको अपने इमोशन को सेटल डाउन करना है, लिखना है और डिस्कस करना है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। भाई डेफिनेटली यदि आपका परसेंटाइल लो है तो कुछ ना कुछ कारण होंगे।
जब तक उन गलतियों को, उन रीजंस को हम समझेंगे नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबिलिटी कि वापस से फिर से वही गलतियां होंगी और हम सेशन 2 में भी अंडर परफॉर्म करेंगे। तो हमें आगे बढ़ने से पहले, भाई हम इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट के लिए मालूम तो होना चाहिए ना किसको इंप्रूव करना है। ये बड़ी वेग सी टर्म है, सुपरफिशियल शैलो टर्म है कि मुझे अच्छा परसेंटाइल लाना है, मुझे अब अपने आप को इंप्रूव करना है, बट कहां इंप्रूव करना है ये तो मालूम होना चाहिए। तो इसलिए नाउ कम्स द सेल्फ ऑडिट टाइम। फिर से आप डायरी पेन लो और डायरी पेन लेके जितने भी पॉइंट्स हैं कि भाई आपने 11th में पढ़ाई नहीं की, आपने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली थी बट पढ़ाई नहीं करी, आपने 12th में बहुत लेट पढ़ाई करना स्टार्ट किया, आप लिख लिख के पढ़ाई नहीं करते थे, आप चीजों को सुपरफिशियली समझते थे, बहुत गहराई में नहीं समझते थे, आपने एक्सरसाइजेस सॉल्व ही नहीं की, आप पार्टली सॉल्व की, आपने अपने डाउट्स कभी डिस्कस ही नहीं किए, दोस्तों में मोस्टली बकवास बातें करते थे, अपने अराउंड वो सिस्टम ही नहीं बनाया पढ़ने लिखने का जिसमें कि पढ़ाई लिखाई की बातें डिस्कस हो, टीचर्स से कभी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करी हैं, टेस्ट आपने हमेशा आधे अधूरे मन से दिया, टेस्ट में स्कोर्स से हमेशा डिसअपॉइंट हुए, टेस्ट के बाद में कभी एनालिसिस नहीं किया, जब जेईई मेन सेशन 1 का फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद में अब हाई टाइम आ गया कि पढ़ना है, तो आपने पढ़ाई चालू करी, बट फिर से आपने पीवाईक्यूज अच्छी तरह से सॉल्व नहीं किए, आपने अपने गलतियों पे ध्यान नहीं दिया, आपने कभी टेस्ट दिया कभी टेस्ट नहीं दिया, आप हमेशा मोस्टली टाइम आपका स्क्रीन पे जाता था, आप गेमिंग करते थे, आप सोशल मीडिया पे थे, या आप एडल्ट स्पेसेस में आपका टाइम जाता था, या आप क्रॉस जेंडर रिलेशनशिप में थे। ऐसे इन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपने गड़बड़ करी और वो फिर से होने के चांसेस रहेंगे। तो यदि इंप्रूव करना है तो पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। गलतियां सबसे होती है, बट करेक्ट वही है जो कि उन गलतियों को समझता है और उन पे वर्क करता है। तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मतलब जेईई मेन सेशन 1 को मैं बोलूंगा इट्स अ बिग मॉक टेस्ट। इसमें अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है हमारा, अभी कोई कॉलेज पर्टिकुलर रिजल्ट से डिसाइड नहीं हो रही है, क्योंकि सेशन 2 आपके पास में है, बाकी सारे एग्जाम्स आपके पास लाइंड अप हैं, आपने अपने आप को संभाल लिया तो आगे आप अच्छा कर पाओगे। तो मैं तो बोलूंगा यहां पे यदि आपको शौक लगा है तो दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, आप अपनी गलतियों को देखो और उन पे वर्क करो। तो जो सेकंड टूल है बच्चा वो है ऑडिट टाइम, कि आपको प्रॉपरली अपना ऑडिट करना है, अपनी मिस्टेक्स को एनलिस्ट करना है, और फिर उसके बाद में इसी सेकंड में पार्ट है कि उनको कन्फेस करना है, उनसे भागना नहीं है, उनको कन्फेस करना है। तो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और कोई सेंसिबल फ्रेंड है तो इनके सामने कन्फेस करना है कि हाँ मम्मा मैंने ये गलतियां करी हैं और इसका नुकसान अब मैं भुगत रहा हूं, बट आई विल इंश्योर कि ये गलतियां वापस से रिपीट नहीं हो। तो कन्फेशन आपको एक्चुअली एम्पावर करेगा, आपको हल्का करेगा और एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट करेगा। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स केयर कर पाएंगे कि वो गलतियां वापस से रिपीट नहीं हो रही है। बच्चों, जब आप अपने रूम में बंद होकर पढ़ाई कर रहे होंगे तो मैं श्योरली बोल रहा हूं फिर से वही होगा। आप यदि पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे तो अभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, पहले आप सिस्टमैटिकली नहीं लिखते थे तो अभी भी नहीं लिखोगे, पहले आप टेस्ट कभी कभार देते थे तो अभी भी कभी कभार टेस्ट हो गए। तो इसलिए आपको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए जितनी गलतियां आपने लिखी है ना, उनको आप एक A4 साइज के पेपर पे प्यार से लिखो और अपनी स्टडी टेबल के अराउंड कहीं पे वॉल पे पेस्ट कर दो। और आते जाते आपका उन गलतियों पे ध्यान जाना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसको अफर्मेटिव, मैं इसको एम्पावरिंग वे में बोल रहा हूं कि आपका उन गलतियों पे ध्यान जाएगा, यार ये मेरी गलतियां हैं, आई ओन दीज मिस्टेक्स एंड आई हैव टू इंश्योर कि अब ये मिस्टेक्स मुझसे वापस से नहीं हो। तो इन गलतियों का आपको लिखना जरूरी है, आपको इन गलतियों का कन्फेस करना जरूरी है। तो बच्चों, ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो यूजुअली बच्चे करते हैं मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा और भी मिस्टेक्स हैं जो आपने करी है, आप अपनी डायरी में नोट करो और फिर आपको उनको कन्फेस करना है, अंदर प्लेज भी लेना है, रूम में पोस्टर बना के लगाना है ताकि फिर से वो रिपीट नहीं हो। तो हमने अपने इमोशंस को सेटल किया, हमने अपनी मिस्टेक्स, अपनी गैप्स आइडेंटिफाई किए, अब उन पे कैसे काम करना है उसकी बात करते हैं। तो बच्चा, ओवरऑल हम देखें तो करीब 100+ चैप्टर्स हैं पूरे सिलेबस में, 100+ चैप्टर्स हैं। उन 100+ चैप्टर्स को कैसे हम आगे इंप्रूव करेंगे उनकी हम बात करने जा रहे हैं। बट पहले मैं इस पॉइंट को सेटल करवाना चाहता हूं कि यार 70 या 60 से 95 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल, इतना बड़ा गैप
कैसे जंप कर सकता हूं। पेरेंट्स को भी लगेगा कि यार इतनी बड़ी परसेंटाइल का ब्रैकेट कैसे जंप होगा। तो उसको ही समझने के लिए मैं आपके साथ में स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं सेशन वन के स्टैटिस्टिक्स अपन देखें तो ये टोटल मार्क्स हैं और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स हैं। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स पे परसेंटाइल गई है, तो हमने रेंज लिखी है। तो आप देखो 95 परसेंटाइल 100 से लेके 113 मार्क्स के बीच में है। 100 से लेके 113 मार्क्स के बीच में है ना। तो 113 मार्क्स मतलब 30 क्वेश्चन से भी कम मार्क्स हुए। 30 क्वेश्चन यदि हम करेक्ट सॉल्व करते हैं तो 120 मार्क्स होते हैं। तो ये 30 से भी कम क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो यदि 95 परसेंटाइल हमें स्कोर करना है तो हमें 30 क्वेश्चंस के अराउंड सॉल्व करने हैं। अब आप बोलो कि यार सेशन 2 में तो सर डिफरेंट भी हो सकता है। यस ऑफ कोर्स हो सकता है, बट सारे साल्स का ट्रेंड देखोगे, सारे ईयर्स का ट्रेंड देखोगे तो ऐसा रहेगा सेशन 1 और सेशन 2 में बहुत वेरिएशन नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपन ले सकते हैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। तो आप इसकी हाई रेंज पकड़ सकते हो। यहाँ पे 113 को 120 कर दो, यहाँ पे 122 को आप 130, 135, 140 कर दो, ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा डिविएशन नहीं आएगा सेशन 1 सेशन 2 में, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे सेशन 2 का ही एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे केवल सेशन 1 का एग्जाम देते हैं। तो एनोमैली को, गड़बड़ को अवॉइड करने के लिए एग्जामिनर्स इंश्योर करेंगे कि दोनों सेशंस के पेपर्स मोर ओवर सेम लेवल पर हो। इसलिए परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना है। तो बच्चों ये हमारे लिए एक बहुत होप है। ये मार्क्स यदि हम देखते हैं तो हमें एक होप मिलती है, बहुत सॉलिड होप मिलती है कि यार मैं कर सकता हूं। जस्ट यदि मैं 97 परसेंटाइल की बात करूं तो 132, मैं इसको अपर साइड पे 140 पकड़ लेता हूं। 140 का मतलब हुआ 35 क्वेश्चंस। तो यार 35 क्वेश्चंस तो अपन मेहनत करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं समझता हूं 15 क्वेश्चन यदि अपन फिजिक्स केमिस्ट्री में सही बना लें, 4-5 क्वेश्चन अपन मैथ्स में सही बना लें, दैट इज मोर देन इनफ, जो कि आराम से इन 40 डेज में अपन मैनेज कर सकते हैं। बिलीव मी, हर साल बच्चे करते हुए आए हैं, हर साल बच्चे इंप्रूव करते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, आप भी कर सकते हो। बस राइट सिस्टम्स फॉलो करने होंगे, राइट टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी। इमोशंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन काम नहीं करेगा। तो यहां पे अपन देख रहे हैं, मैं इनफैक्ट यदि आप 99 परसेंटाइल भी एम कर रहे हो तो कितना मार्क्स आ रहा है? 155 मार्क्स, यानी कि 52% मार्क्स। तो 52 से 55% के बीच में आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है। मैं इसको 60% मार्क्स बोल देता हूं। तो 50% मार्क्स भी नहीं हुए, ये 150 मार्क्स है ना। हाँ, तो 50% मार्क्स, ठीक है। तो 50 से 55%, 57%, अपन 50 से 60 का ब्रैकेट पकड़ लें तो 50 से 60 के ब्रैकेट में आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो यस, दिस इज अचीवेबल यदि हम ठीक तरीके से आगे के दिनों को बिताते हैं, सही सिस्टम, सही टेक्निक्स अपन अप्लाई करते हैं। तो अपन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी ब्रेकअप देखें। मैथ्स को आप अननेसेसरी हवा बनाते हो। बहुत सारे बच्चे, सर मैथ्स नहीं होती, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अरे भैया, मैथ्स को आप बोनस की तरह लो। मैं बोल रहा हूं पूरा दम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाओ। यदि आपने 60, 70, 80, 90 परसेंटाइल के नीचे हो तो आपको मैथ्स के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपको पूरा दम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाना है। और मैथ्स में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जितना बनते हैं उनको भगवान का आशीर्वाद, प्रसाद मान के एक्सेप्ट करोगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैथ्स में बोनस आ गया अपना। तो मैथ्स को तो आप बोनस की तरह लो, और जो आपको एक्चुअल में स्कोर करना है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर करना है, जिसको कि कैसे करेंगे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैथ्स को अपने को इशू नहीं बनाना है, अपने को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, अपने पास नोट करके रखना है, ताकि अपन लो फील नहीं करें। अपने को एक होप दिखे कि हाँ यार 40 क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूं आराम से। यदि मैं ठीक तरीके से सिस्टमैटिकली प्लान करूंगा तो 40 क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो पढ़ाई है, ये जो 40 डेज की पढ़ाई है, ये केवल सेशन 2 के लिए काम में नहीं आने वाली है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेशन 1 से अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। ये तो जस्ट एक बड़ा सा मॉक टेस्ट है। अब हम जो तैयारी करेंगे सेशन 2, बिटसेट, एडवांस, जितनी प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं, चाहे वो वीआईटी हो, एसआरएम हो, मणिपाल हो, एमएसटी सीईटी हो, कॉमेट के हो, और या फिर हमारा सीयूईटी हो, नेस्ट हो, आईआईटी हो, सब में सिलेबस यही है, सब में तैयारी यही काम आने वाली है। तो ये जो तैयारी है हमारी, यदि हम ठीक तरीके से अपने आप को मूव कराते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो बहुत बेटर पोजीशन में लैंड करवा देगी। तो इसलिए होप लूज नहीं करनी है। सारा गेम अभी एज इट इज बाकी है। सेशन 1 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अब यदि हम सही तरह से मेहनत करते हैं, सही सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। तो बच्चों हम बात करें बिट्स की, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मतलब आईआईटी के एट पार यूनिवर्सिटी है। और वहां पे आप देखोगे
तो बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, तीनों का मैंने कट ऑफ रेंज, मतलब एमएससी कोर्सेज में जो लोएस्ट कट ऑफ है वो मैंने एनलिस्ट किया है। मैंने यहाँ पे बी फार्मा को नहीं लिया है, क्योंकि बी फार्मा यूजुअली इंजीनियरिंग के बच्चे नहीं ऑप्ट करते हैं, तो बी फार्मा नहीं लिया है। तो आप देखो 390 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, और यहां पे यदि हम 180 मार्क्स से 200 मार्क्स के बीच में स्कोर करते हैं तो हमें इन कैंपसेस में एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो बिटसैट की पढ़ाई है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली वहां पे ज्यादा है, बट है तो वही यार, वही एनसीईआरटी का सिलेबस है, वही पीसीएम का सिलेबस है। यदि हम यहाँ पे जेई मेन के लिए, बोर्ड्स के लिए मेहनत करेंगे तो इधर भी अच्छा करने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। और ये एग्जाम तो हमारा अप्रैल में और मई लास्ट तक होगा हमारा, मतलब एडवांस के फर्स्ट एक हफ्ते बाद में हमारा बिटसेट सेशन 2 होगा, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा जेई मेंस के बाद में भी। तो कंटिन्यूटी में हमारी पढ़ाई चलेगी तो कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली अच्छी पोजीशन में लैंड कर जाएंगे। अब 40 डेज एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बोला, हमें सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज बढ़ानी है, हमें एग्जामिनेशन टेम्परामेंट सही तरह से डेवलप करना है, समझना है, और अपने माइंडसेट को बेटर करना है। बिलीव मी, ये जो आप मार्क्स देख रहे हो ना, ये मार्क्स जो हम देख रहे हैं, बच्चों को इतना कम आता नहीं है जितने कम पे ये परसेंटाइल गई है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बच्चे एग्जाम में जाके अंडर परफॉर्म करते हैं, जितना उनको आता है उतना वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड ठीक तरह से कॉपरेट नहीं करता, उनको अपने फियर को, अपनी एंजाइटी को, अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको मेजॉरिटी ऑफ, ऑलमोस्ट मैं तो बोलूंगा सारे एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देते रहते हैं, बट एक्चुअली अपने माइंडसेट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम इस सेशन में उस माइंडसेट की भी बात करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपना माइंडसेट बेटर कर सकते हैं। बच्चों पूरे सिलेबस को देखें, करीब 100+ चैप्टर्स हैं, जिनको मैंने 75 चैप्टर्स में क्लब कर लिया है। फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में 25। और यहां पे मैंने वो टॉपिक्स एनलिस्ट किए हैं जो कि इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। भाई आप रोटेशनल मोशन बोलो तो रोटेशनल मोशन इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है। रोटेशनल मोशन में काइनेमैटिक्स भी काम आएगा, एलओएम भी काम आएगा, फ्रिक्शन भी काम आएगा, वर्क एनर्जी, मोमेंटम, सब कुछ काम आ जाएगा। पूरी मैकेनिक्स हो गई रोटेशनल मोशन। बट यही यदि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स बोलूं तो बर्नौलीज इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, वहां पे और कुछ काम नहीं आना है। विस्कोसिटी का फॉर्मूला है, वहां पे कुछ भी काम नहीं आना है। या थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल फिजिक्स हमारी एक इंडिपेंडेंट यूनिट हो गई। हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इंडिपेंडेंट यूनिट हो गई। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में हमने वो चैप्टर्स एनलिस्ट किए जो कि मोर ओवर इंडिपेंडेंट है, और जहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप इनको नोट डाउन करें, इन चैप्टर्स में हमें बेटर मेहनत करनी है। बच्चों जेईई मेन, बिटसेट, इन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं या कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको क्लियर कट बोलूंगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम में जा रहे हो तो आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। यस, ऑफ कोर्स आपको चैप्टर अच्छी तरह से नहीं आता है, बट आपको चैप्टर के फॉर्मूलाज और जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अब कितना अनफॉर्चुनेट होगा कि मान लो 2 डिस्क दे दी और उनके बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी सटा के, और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है और आप रोटेशनल मोशन छोड़ के चले गए। या मिरर फॉर्मूला पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहा है मैग्निफिकेशन निकालने का, या लेंस की पोजीशन दे रखी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है, और हमें इमेज की प्रॉपर्टी पूछी है जो कि थ्योरी बेस्ड है, बट आप रे ऑप्टिक्स घबरा के छोड़ के चले हुए हो। या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिंपल हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन पूछा है और आपने तो बोला मेरे को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आता, आप छोड़ के चले गए हो। तो भूल के भी ये गलती नहीं करनी है। मेरा कहना है सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज तो एटलीस्ट आप इंश्योर करो कि आप याद कर लो। भाई आप यदि 12th में आ गए हो, अब बोर्ड एग्जाम्स देने की उसमें हो, या आप ड्रॉपर बैच में हो, तो आपकी बेसिक अर्थमेटिक तो यार मैं मानता हूं ठीक होगी, और फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कर ही दोगे ना। और ऐसी कोई गारंटी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसलिए आपको हर चैप्टर में सारे फॉर्मूलाज प्रिपेयर करने हैं। यस, आपकी कुछ चैप्टर्स में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ उतनी नहीं है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हटा दो, बट मेरी ये सिंसियर एडवाइस है कि हर चैप्टर आपका फॉर्मूला लेवल पे, बेसिक थ्योरी लेवल पे अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब बच्चों कैसे हम इस पूरे सिलेबस को मैनेज करें? तो देखो, एक तो दिमाग में ये चीज समझनी है, पहली बार नहीं देख रहे हो यार ये सिलेबस, क्लास 11 से पढ़ रहे हो, थोड़ी चीजें आती हैं, बस घबरा गए थे या ढंग से रिवाइज नहीं किया था या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो लेवल पर हो, है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, ध्यान करना है कि यस पढ़ाई तो करिए, थोड़ी लापरवाहियां भी करिए, बट पढ़ाई कर रखी है। तो आपको ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, आप 0 और 100 के बीच में कहीं पर हो और वहीं से आपको ऊपर की तरफ जाना है।
तो कैसे इस पूरे सिलेबस को मैनेज करना है? तो मैं आपको बोल रहा हूं 25 डेज का अपन प्लान बनाएं। इन 25 चैप्टर्स को 5-5 के ब्लॉक में अपन डिवाइड करें। तो 5 ब्लॉक हो गए और हर ब्लॉक में मेरे 5-5 चैप्टर्स हैं। तो इस तरह से 5 दिन में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का हर दिन एक एक चैप्टर फिनिश कर रहा हूं और 6th डे पे मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं और प्लस इस सिलेबस का पार्ट टेस्ट दे रहा हूं। बच्चों, यदि आप 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल पे हो तो काफी पॉसिबिलिटी है कि आपको सिलेबस अभी पूरा तैयार नहीं है। हाँ, यहां पे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जेन्युइनली पूरे सिलेबस पे मेहनत करी है बट बहुत ज्यादा घबरा गए थे या किसी और रीजन से अंडर परफॉर्म किए हैं, तो उन एक्सेप्शंस को हटा देते हैं। अदरवाइज कोई बच्चा 60, 70 या 80 परसेंटाइल के नीचे है तो डेफिनेटली सिलेबस अभी उतना पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इस समय लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। अरे यार, चैप्टर के फॉर्मुलाज याद नहीं है, थ्योरी याद नहीं है, तो मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होगा? तो मेरा ये कहना है कि आप पार्ट पार्ट में सिलेबस फिनिश करो और जैसे 5 चैप्टर्स आपने फिनिश किए, उन 5 चैप्टर्स के बेसिस पे आप एक पार्ट टेस्ट दो। फिर 5 चैप्टर्स फिनिश किए, फिर प्रोग्रेसिवली आपके टोटल 10 चैप्टर हो चुके हैं, उनका आप मॉक टेस्ट दो एंड देन 15 चैप्टर्स का, देन 20 चैप्टर्स का। तो विद 29 डेज में हम पूरा सिलेबस रैप अप कर रहे हैं पार्ट टेस्ट के साथ में, और लास्ट 10 डेज में जब हमारा पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका होगा तो वापस से रिवीजन भी करेंगे और डेली एक एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी देते रहेंगे। तो मेरा कहना है फुल सिलेबस अभी देने की जरूरत नहीं है, अभी पार्ट सिलेबस देना है, फुल सिलेबस लास्ट में अपने को देना है। अब कैसे थ्योरी को प्रिपेयर करें, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें? तो बच्चा, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अपने को अपना शेड्यूल फिक्स करना होगा। शेड्यूल फिक्स करना होगा, अपनी अप्रोच फिक्स करनी रहेगी। तो मेरा कहना है कि भाई फिजिक्स में एक चैप्टर लिया, जैसे आपने मान लीजिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स मैथ्स में लिया, आपने मोल एंड स्टाइकियोमेट्री केमिस्ट्री में लिया, यूएनडी एंड एरर्स, या हम इनमें से कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, तो एक एक चैप्टर यहां पे आपने लिया। तो एक चैप्टर में आप अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो 1 आवर के अंदर आप अपनी थ्योरी का रिविजन करो। आपको बहुत डीप नहीं जाना है क्योंकि आपका स्कोर लो आया है, आपने पढ़ाई कम करी हुई है, तो आपको अननेसेसरी डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं, है ना? तो 1 घंटे के अंदर आप उस चैप्टर की थ्योरी को फिनिश करो। ध्यान करना, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस रखना है और 1 घंटे में फिनिश करना है। और 15 मिनट में आप जो भी फॉर्मूलाज आपने उसमें से देखे हैं, आप एक सेपरेट डायरी में प्यार से उनको लिख लो। 1 घंटा में आपने थ्योरी फिनिश की, 15 मिनट में आपने फॉर्मूलाज या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने नोट कर लिया, 1 घंटा 15 मिनट में आपने थ्योरी प्लस शॉर्ट नोट्स कर लिए, और 45 मिनट्स में आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लो कि भाई इस चैप्टर में किस किस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस बन रहे हैं। डेफिनेटली जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ते होंगे या जो किताब आपके पास में है, जो मटेरियल आपके पास में है, उसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे। तो जो जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको समझ में आते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पीसीएम में जो है उसके अंदर अंदर आ रहे हैं, उनको आप वहां पर रीड करके उनकी स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करो। तो 45 मिनट्स में करीब 15-20 एग्जाम्पल्स आप कवर अप कर लो स्टैंडर्ड। तो आपने थ्योरी फिनिश कर ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, एग्जाम्पल्स कवर अप कर लिए। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट 2 घंटे की। नेक्स्ट 2 घंटे में हम उस चैप्टर पे बेस्ड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम उस चैप्टर के करीब 50 क्वेश्चन ले लेंगे, है ना? 50 क्वेश्चन ले लेंगे। आप 25, 24, 23 इस ऑर्डर में पीछे चलो अपनी पीवाईक्यू की बुक में से, और आप 50 क्वेश्चंस ले लो, पहले से टिक कर लो 50 क्वेश्चन। वो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब उन क्वेश्चंस में यदि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, आप छोड़ो भैया, जितना आपको आता है उसके अंदर जो जो फिट हो रहा है आपको वो सॉल्व करना है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ना है, बिना परेशान हुए, बिना डिस्करेज हुए आपको छोड़ना है। यही गड़बड़ जेईई मेन में हुई थी और यही आगे होने की पॉसिबिलिटी होगी कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे ठीक तरीके से। तो आपको यहां पे छोड़ना सीखना है। जो जो आपसे हो रहा है आपको उसको करते जाना है। और यहां पे भी अपन 70-30 या 60-40 की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि हर 10 क्वेश्चन में अपन 4 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें और 6 क्वेश्चंस अपन रीड करके सॉल्यूशन वॉच करके देख लें। सॉल्यूशन वॉच नहीं, सॉल्यूशन पढ़ के देख लें। वीडियोस को तो अवॉइड करना है, सॉल्यूशन पढ़ के देख लें, तो अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कवर अप कर पाएंगे। तो बच्चों, डेली मैं मान रहा हूं यदि आप फिजिक्स की 1 यूनिट फिनिश कर रहे हो उस दिन की, तो आपको करीब 4 घंटे लग रहे हैं।
केमिस्ट्री की, मैथ्स की, तो टोटल करीब 12 से 13 घंटे आपको लग रहे हैं। इतना तो पढ़ना पड़ेगा यार, यदि आप 95 परसेंटाइल के बियॉन्ड जाना चाहते हो, अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हो, तो अब तो सारे फालतू के काम धंधे छोड़ के पढ़ाई में लगना ही पड़ेगा। और मैं कहता हूं घंटों को क्यों देखते हो, आप तो टास्क बेस्ड अप्रोच रखो ना। टास्क बेस्ड अप्रोच क्या है कि भैया फिजिक्स ये चैप्टर है, इसके थ्योरी, एग्जाम्पल्स, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, मैथ्स का ये चैप्टर है, पूरा एनलिस्टेड है कि आज के दिन ये करना है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अच्छा खाना खाओ, अपना ध्यान रखो और बस पढ़ाई करनी है अपने को अच्छी तरह से। तो इस तरह से अपने को टास्क बेस्ड अप्रोच रखनी है। बच्चों अपने को अपना शेड्यूल फिक्स करना होगा। मैं कहूंगा टाइम टेबल को ऐसे बहुत माइक्रो लेवल पे प्लान करने की जरूरत नहीं है कि 8 से 9:15 तक पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 9:25 से 11:35 तक पढ़ूंगा। इस तरह से मत करो, मोटा मोटा अपना ब्लॉक बना लो। तो मैंने यहाँ पे दो, एक तो जो जल्दी उठ जाते हैं और जो थोड़ा लेट उठते हैं, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ब्लॉक सजेस्ट किए हैं। भाई जो जल्दी उठ जाते हैं वो अपना 7:30 बजे से पढ़ना चालू कर दो, और 7:30 से 12:30 ये एक मैं स्टडी ब्लॉक ले रहा हूं 5 घंटे का। इसमें आप बीच में छोटे ब्रेक ले लो, 2 ब्रेक ले लो छोटे। आपको इन 5 घंटों में बीच में ब्रेकफास्ट हो गया और छोटा ब्रेक हो गया, आपको पढ़ना है और 1 यूनिट पूरी फिनिश कर लेनी है। तो 7:30 से 12:30 एक ये हमारा ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट फिर हमारा ब्लॉक हो गया 2:30 से 6:30 का। 7:30 से 12:30 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेशन 1 या सेशन 2, मतलब सेशन 2 में या तो मॉर्निंग शिफ्ट होगी या इवनिंग शिफ्ट होगी, दोनों में से कोई भी शिफ्ट आ सकती है। हमें दोनों शिफ्ट में हमारे दिमाग को टॉप लेवल पे काम करने की आदत होनी चाहिए। तो इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट दी मैंने 7:30 से 12:30, फिर 2:30 से 6:30, 12:30 से 2:30 के बीच मैंने लंच आपका रेस्ट वाला टाइम रख दिया। 2:30 से 6:30 फिर आपका नेक्स्ट स्लॉट हो गया, और नेक्स्ट 8:30 से 11:30। तो ये 3 स्टडी ब्लॉक बना दिए जिसमें आप छोटे छोटे ब्रेक ले लो और आपको पढ़ना है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। सेम ऐसे ही जो लेट राइजर्स हैं, है ना, जो लेट उठते हैं, रात में लेट सोते हैं, उनके लिए मैंने इसी तरह से सजेस्ट किया है। तो करीब 12 घंटे की मैंने प्लानिंग की है। आप इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट बच्चा इतना तो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इस वीडियो को छोड़ो, आप अपनी नॉर्मल जो करते आए वो करो। बिना पढ़ाई किए कोई दुनिया में पिल एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई गाइडलाइन, कोई टेक्निक एग्जिस्ट नहीं कर रही कि आप इतना बड़ा सिलेबस मैनेज कर लोगे और ऑल इंडिया लेवल पे परफॉर्म कर जाओगे। आपको मेहनत तो करनी है, एंड मेक इट टास्क बेस्ड अप्रोच कि यार बस आज का टास्क है और उसको फिनिश करना है, दिमाग पे हावी क्यों होने देना है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, टास्क बेस्ड अप्रोच अपन ने कर ली, टाइम टेबल की अपन ने बात कर ली। मैंने बोला इस तरह से अपना पूरा एक प्लानर बना लो। ऐसे ऐसे सोचते हैं ना तो लगता है यार जेईई मेन सेशन 2 पूरा 100+ चैप्टर्स करने हैं, 40 दिन के अंदर करने हैं, पीवाईक्यूज भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, कैसे सब कुछ होगा। तो बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो दिमाग फिजिट नहीं करे, दिमाग ओवरवेलम नहीं हो, पढ़ते वक्त दूसरी चीजें ध्यान नहीं आए, उसके लिए पहले से अपनी कंप्लीट प्लानिंग कर लो। तो मैं इस तरह से आपको एक प्लानर सजेस्ट कर रहा हूं, जो मैंने 5 डेज का ब्लॉग बताया। ये 5 डे है, चैप्टर नेम यहां पे डाल दो। पहले यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो क्लास 12 अब केमिस्ट्री आने वाला है आपका एग्जाम, तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स पहले ले लो आप, है ना। फिर मैथ्स आने वाला है तो उनको पहले ले लो। तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने हर डे पे चैप्टर डाला, थ्योरी फिनिश हो गई, टिक करो, एग्जाम्पल फिनिश हो गया, टिक करो, पीवाईक्यूज फिनिश हो गया, टिक करो। तो ऐसे आपकी एक स्ट्रीक बनती जाएगी, आपको मजा आएगा। एक दिन में एक ही तो करना है, सारा एक साथ थोड़ी करना है। तो प्लानर रेडी रहने से क्या रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगी। आप बार बार देखोगे कि यार आज का बस ये काम फिनिश करना है, पूरा सिलेबस नहीं करना, बस इतना करना है। तो ये मैंने आपके लिए प्लानर सजेस्ट किया है। आप इसका प्रिंट ले सकते हो, आप इसको सॉफ्ट फॉर्मेट में हमें आप मैसेज करो, मैसेज करोगे तो हम डायरेक्टली ये प्लानर की पीडीएफ आपको भेज देंगे। बच्चों ये मैंने एक अपने लेवल पे डिजाइन किया है, जो आरजी में बच्चे हैं जो 90 परसेंटाइल से नीचे हैं, उनके लिए हम इस तरह से क्लासेस लेंगे। हमने उनके लिए पूरा एक शेड्यूल बनाया है। 22 फरवरी से लेकर 24 मार्च के बीच में वही 5 चैप्टर्स के ब्लॉक बना के हम उनकी हर चैप्टर की क्लास लेंगे, उनको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने के लिए देंगे, और फिर उनका पार्ट टेस्ट होगा। तो यदि आप इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आरजी में आ सकते हो, हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्रोच करके हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, हमारे टेस्ट प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो। तो ये आप चाहो तो एज इट इज इसी वाले को कॉपी कर सकते हो। यहां देखो केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्टिंग में 12th के टॉपिक्स लिए, मैथ्स में स्टार्टिंग में 12th के टॉपिक्स लिए, फिजिक्स का एग्जाम क्योंकि हो चुका है बोर्ड का, तो इसमें हमने अपने हिसाब से डिजाइन किया है। आप इसको ट्वीक करके अपने हिसाब से रीडिजाइन कर सकते हो, बट आपका ऐसा पूरा प्लानर तैयार होना जरूरी है। तो फिर टेंशन नहीं होगी और हर दिन एक एक पे अपन काम करते चलेंगे। मैंने बताया कि जो फुल लेंथ टेस्ट है वो अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में देने हैं अपने को। तो इस तरह से हम एकेडमिक्स पार्ट को हैंडल करेंगे।
तो हमने एकेडमिक्स पार्ट देखा, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट जो हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस पार्ट टेस्ट में और फुल लेंथ टेस्ट में सीखेंगे कि जो क्वेश्चन हमसे होता है हम उसे सॉल्व करेंगे, सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे, बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं होता है उसके आगे प्यार से एक स्माइली बनाएंगे। ऑब्वियसली आप स्क्रीन पे दे रहे हो एग्जाम, तो आप अपना जो नोटपैड है वहां पे उस क्वेश्चन के आगे स्माइली बनाओगे और कॉन्शियसली उस क्वेश्चन को छोड़ोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही क्वेश्चन को ग्रेसफुली छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से हैबिचुअल होना है कि लाइन से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो भी आप घबरा नहीं रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि मेरे हिसाब से जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। आप एक बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन की तरह हो जो पिच पर है और बॉल्स को वन बाय एक बॉल आती है वो उसको एनालाइज करता है, मेरे अकॉर्डिंगली है तो खेलेगा, शॉट खेलेगा, अदरवाइज डिफेंसिव प्ले करेगा। सेम क्वेश्चंस के साथ में होगा। तो ये हम अपनी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस में या हम अपने पार्ट टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस में इस एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ बना के शेयर करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे फ्रंट पे। बच्चों मेरा एक्सपीरियंस कहता है मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इसलिए अंडर परफॉर्म नहीं करते कि उनको सब्जेक्ट्स नहीं आते, उनको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इसलिए अंडर परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको हाई स्टेक सिचुएशन में अपने माइंड को मैनेज करना नहीं आता, एग्जाम उन पे हावी हो जाता है और इसलिए नॉर्मल चीजें भी वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस को भी वो गलत करके आते हैं। मेजर बच्चों के अंडर परफॉर्म करने का ये रीजन है। ना तो जेई एडवांस इतना डिफिकल्ट एग्जाम है कि इतना लो कट ऑफ जाए, और ना जेई मेन इतना डिफिकल्ट एग्जाम है कि परसेंटाइल इतने 99 परसेंटाइल कम मार्क्स पर आए। उसका रीजन यही है कि बच्चे घबरा जाते हैं और अंडर परफॉर्म करते हैं। तो हम कैसे इसे इंप्रूव करें? तो बेसिकली इन 40 डेज में हमें पढ़ाई लिखाई के साथ में अपनी माइंड की भी केयर करनी होगी। ये जो करीब 2.5 से 3 पौंड का ऊपर हमारा माइंड ब्रेन है, यही हमारे सारे इमोशंस को, हमारी सारी फीलिंग्स को गवर्न करता है। और यदि हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को ठीक तरह से मैनेज करना सीख लें तो चाहे कितना ही डिफिकल्ट पेपर आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो ढूंढ ढूंढ के जो आपको आता है उसे सॉल्व करना है। मैं अच्छा पेपर होना किसको बोलता हूं? मैं अच्छा पेपर होना मार्क्स के बेसिस पे नहीं बोलता हूं, क्योंकि हर बच्चे की पीक अलग अलग है, हर बच्चे की एक्सपर्टीज अलग अलग है। मैं अच्छा पेपर होना बोलता हूं कि बच्चे को उस पेपर में जितने क्वेश्चंस आते थे वो उसने फिनिश कर दिए, घबरा के उसने कुछ भी गलती नहीं की, उससे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, उससे कोई रीडिंग करने में मिस्टेक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एकदम बैलेंस था। मैं उसे अच्छा पेपर होना बोलता हूं। तो वो अच्छा पेपर यदि आप करना चाहते हो तो अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। तो दिमाग को ट्रेन करने के लिए क्या चीजें हैं? बच्चा ध्यान से सुनना, ये सब चीजें इग्नोर्ड हैं, टीचर्स की खुद की प्रैक्टिस में नहीं होती है तो बच्चों को भी नहीं बताते हैं। बच्चे किससे सीखेंगे? और इसीलिए जैसे एग्जाम आता है घबराते हैं और अंडर परफॉर्म करते हैं। तो कैसे अपने माइंड को अपना एलाय बनाएं, अपना फ्रेंड बनाएं? तो पहली चीज बच्चों, मेडिटेट। मेडिटेशन को अपन हाइप नहीं करते हैं, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। आप बैठ जाओ, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, चिन हॉरिजॉन्टल, थोड़ी सी अप हो, आईज क्लोज करो और बस आपको अपने इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, स्लो इनहेलेशन स्लो एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के साथ में आपकी बेली बाहर आ रही है और एक्सहेलेशन के साथ में आपकी बेली अंदर जा रही है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो हर स्टडी सेशन के पहले और हर स्टडी सेशन के बाद में आपको ब्रेथ काउंट कर लेना है कि 20 ब्रेथ, 30 ब्रेथ, 40 ब्रेथ, और बस प्यार से अपने को आंखें बंद करके इनहेल और एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है। दिस इज मेडिटेशन सजेस्टेड फॉर स्टूडेंट्स। तो हर स्टडी सेशन के पहले करना है, हर स्टडी सेशन के बाद में करना है। थोड़ा और बढ़ा सकते हो, खाना खाने के जस्ट पहले करना है अपने को। जैसे अपना खाना सामने आ गया, अपने को आंखें बंद करके 10 ब्रेथ्स के लिए, 20 ब्रेथ्स के लिए अपने आप को ब्रेथ पे फोकस करना है। इससे होगा क्या? इस मेडिटेशन करने से क्या होगा? इस मेडिटेशन करने से ये होगा कि आपको जब दिमाग में घबराहट आ रही होगी ना, जब आपको डर फील हो रहा होगा, एंजाइटी फील हो रही होगी, तो क्योंकि आंखें बंद करके आप अपने आप को देखना चालू कर दियो, तो आपको जल्दी से वो एंजाइटी, जल्दी से वो घबराहट दिख जाएगी। दिखेगी तो फिर उसको मैनेज भी कर पाएंगे, और दिखेगी नहीं तो उसके साथ बह जाएंगे और पेपर बिगड़ जाएगा हमारा। तो मेडिटेट करने का फायदा ये रहेगा, ब्रेथ पे फोकस करने का आंखें बंद करके फायदा ये रहेगा कि हम अपने इमोशंस को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर उन्हें सक्सेसफुली नेविगेट भी कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, दिस इज ब्रह्मास्त्र
इसको अपने को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअसली और फिर लाइफ लॉन्ग अप्लाई करना है कि जब भी कोई काम करने जा रहे हैं आंखें बंद करो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, काउंट कर लो 10, 20, 30, 40, 50 ब्रेथ और वो करो, आपको शांति मिलेगी। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके बैठ जाते हैं और फिर दिमाग पूरा हेवायर हो जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर, घबराहट आती है, ऐसे आती है। वहीं मेरे ट्रेंड बच्चे हैं जो कि आधा घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए, आंखें बंद करी और अपनी ब्रेथ पे फोकस कर लिया और बिल्कुल शांत मन से उन्होंने अपना एग्जाम फिनिश कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 99 परसेंटाइल के ऊपर आ गए, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग है। मैं तो ये कह रहा हूं भाई उसने जितना उसको आता था वो पीसफुली कर लिया, उसने उस एग्जाम को एंजॉय किया, उसने उस पूरी फेज को जॉयफुली मैनेज किया, घबरा के मैनेज नहीं किया। भाई यदि हम किसी इवेंट में घबरा जाएंगे तो अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे? हम किसी इवेंट में अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे जब हम रिलैक्स्ड हैं, काम है, जॉयफुल है। और ये जो आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है ये आपको जॉयफुल बनाएगी। तो हर स्टडी सेशन के पहले, हर स्टडी सेशन के बाद में करना है। ऐसे एक और टेक्निक होती है बॉक्स ब्रीदिंग, जिसका सेपरेट वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा। तो बॉक्स ब्रीदिंग में अपने को 4 काउंट के लिए इनहेल करना है, 4 काउंट के लिए होल्ड करना है, 4 काउंट के लिए एक्सेल करना है, फिर 4 काउंट के लिए होल्ड करना है। 10 साइकिल्स कर लो, 10, 20 ऐसी साइकिल्स कर लो। तो जब भी आप ओवरवेल्म फील करो, जब भी आपको टेंशन आए, एंजाइटी आए, आप बस आंखें बंद करो और बॉक्स ब्रीदिंग कर लो। तो बॉक्स ब्रीदिंग हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मेडिटेशन के लिए मैंने बोला, बॉक्स ब्रीदिंग के लिए मैंने बोला। उसके बाद करते हैं बच्चों, आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना है। दिन भर बैठे रहोगे, आपकी स्पाइन ऐसे अंदर घुसेगी और स्टिफ हो जाएगी और आपको अलर्टनेस फील नहीं होगी, डल फील होगा। तो आपको एक्टिविटी करना मस्ट है। तो स्ट्रेचिंग, योगा पोजेस, बॉडी वेट, पुशअप्स, पुलअप्स, बॉडी वेट से एक्सरसाइज, थोड़ी एरोबिक्स। आप 5-5 मिनट के लिए, पहला स्टडी सेशन, बीच में स्टडी सेशन फिनिश हुआ, आपने थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली। सेकंड स्टडी सेशन फिनिश हुआ, आपने 5-6 योगा पोजेस कर लिए, कुछ सूर्य नमस्कार कर लिए। आप यूट्यूब पे 5 मिनट आप लिख दो 10 मिनट योगा पोजेस, आ जाएगा। उस वीडियो को देख के कर लो यदि आपको योगा पोजेस नहीं आते तो। 5 मिनट्स बॉडी वेट एक्सरसाइज, आपने पुशअप कर लिया, आपने पुलअप कर लिया, आपने स्क्वाट्स कर लिए, आपने जंपिंग कर ली। ऐसे अलग अलग स्टडी सेशन के साथ में आपने को फिजिकल एक्टिविटी को क्लब करना है। देखो आपको टूल सप्लाई करने हैं, आपके ब्रेन को आपका सुनने वाला बनाना है, अपना फ्रेंड बनाना है। तो बॉडी के थ्रू अपन अपनी बॉडी के थ्रू अपने माइंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। तो आपको ये चीजें करनी है। इनका डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से और शेयर करूंगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, बट एटलीस्ट आप इनको अपनी पढ़ाई के साथ क्लब करो कि मॉर्निंग पढ़ाई के साथ में ये एक्टिविटी होगी, आफ्टरनून पढ़ाई के साथ में ये एक्टिविटी होगी, इवनिंग पढ़ाई के साथ में ये एक्टिविटी होगी। नहीं करोगे तो फिर आप अपनी पीक पे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है पढ़ते पढ़ते टेंशन होती है, एकदम ओवरवेलमिंग लगता है, फिर से सेशन 2 बिगड़ गया तो मैं इतनी परसेंटाइल कैसे जंप करूंगा। तो बच्चा जब भी दिमाग में कुछ भी फीलिंग्स आती हैं, आपके लिए ओवरवेलमिंग हो रही है, जो मैंने पहले बोला उसको लिखो और चेक करो, इज इट इन माई कंट्रोल। पेपर 2 कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, पेपर 2 डिफिकल्ट आएगा, कैसा आएगा, सेशन 2 कैसा आएगा, मैं कितना स्कोर ला पाऊंगा नहीं मालूम, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो हर चीज को आपको ब्रेक करना है। इन कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। इन कंट्रोल क्या है कि आज के दिन जो मैंने सोचा है वो सारा मैं फिनिश करूं। इन कंट्रोल क्या है कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करूं, लिख के करूं, फॉर्मूला, शॉर्ट नोट सब अच्छी तरह से केयर करूं, अपने खाने पीने सबकी केयर करूं। तो इस तरह से हर चीज को जो इन कंट्रोल है उसको अच्छी तरह से करना है और जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसको स्माइल के साथ जाने देना है। भैया ये मेरे बस में नहीं है, छोड़ना। मेरा फ्रेंड कितना परसेंटाइल लाएगा मेरे बस में नहीं है, छोड़ना। एग्जाम का लेवल कैसा होगा मेरे बस में नहीं है, छोड़ना। मेरे हाथ में जो है वो मुझे अच्छा करना है। तो ये चीजें हो गई। जब भी कुछ भी गड़बड़ दिमाग में आ रही है, पॉज देना है, लिखना है, सोचना है और देखना है कि मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। ये अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद में सेल्फ केयर। 7 घंटे की प्लस माइनस हाफ एन आवर टू 1 आवर नींद डेली चाहिए। 7 घंटे की। ऐसा नहीं करना है 11 बजे सो रहे हैं, 3 बजे का अलार्म लगा रहे हैं, फिर 2 घंटे सो रहे हैं, फिर अलार्म लगा रहे हैं। बच्चा ये इंजीनियरिंग का एग्जाम है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड वाला एग्जाम है, इसमें दिमाग फ्रेश रहना चाहिए, मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है। तो आप जब भी सो रहे हो 7 घंटा प्रॉपर एक स्ट्रेच में आपको सोना है। 7 आवर्स प्लस माइनस हाफ एन आवर टू 1 आवर इतना सोना है। बाकी बचे हुए टाइम में अपने को पढ़ाई मैनेज करनी है। स्लीप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ केयर में।
खाना पीना बाहर का अवॉइड होना चाहिए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अपनी लीफी वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब हॉलिस्टिक होलसम मील अपने को लेनी है और कई बार अपने को खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है ताकि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। जो आप ब्रेन फॉग फील करते हो, लो एनर्जी फील करते हो, इसलिए क्योंकि ग्लूकोज लेवल अनस्टेडी हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए जरूरी है कि ग्लूकोज लेवल स्टडी हो। पानी की केयर करनी है, हाइड्रेशन, दिमाग 70 to 75% पानी है, पानी में थोड़ा भी डाउन होता है, हाइड्रेशन लेवल में थोड़ा भी डाउन होता है तो फिर से फॉग फील होता है, लो फील होता है। तो इसलिए जब भी पढ़ने बैठे हैं आधे लीटर की बॉटल साथ में लेके बैठे हैं, फिनिश करें अपन। तो पानी पीना है अपने को, थोड़ा टाइम अपने को नेचर में रहना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में खुले में पढ़ना है, अपने को छत पे, बालकनी में, वहां पढ़ना है। थोड़ा उससे माइंड सेट रहेगा, थोड़ी सनलाइट मिलेगी, वो हमारी फिजियोलॉजी को, हमारी साइकोलॉजी को, दोनों को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगी। और स्ट्रेचिंग की और वर्कआउट की मैं पहले ही बात बता चुका हूं, तो इस तरह से सेल्फ केयर को अपने को अच्छे तरह से ध्यान देना है। डिजिटल डिसिप्लिन, मैं गारंटेड कह सकता हूं आप में से ऑलमोस्ट सारे बच्चों का लो परफॉर्म करने का एक बड़ा रीजन आपका डिजिटल इनडिसिप्लिन है। आपने स्क्रीन पे बहुत टाइम खराब किया है, बहुत कचरा अपने दिमाग में डाला है। तो यदि अब बाउंस बैक करना है तो बच्चा ये फोन, लैपटॉप, गैजेट्स जितने भी हैं इनको अब मम्मी पापा को संभला दो। और जब भी आपको स्क्रीन पे पढ़ना है, टेस्ट देना है, आप ऐसी जगह बैठ के पढ़ो, टेस्ट दो कि आप स्क्रीन पे कोई भी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर पाओ। ये आप खुद पे अपने पे रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो एम्पावरमेंट होगा, कोई और लगाएगा तो बॉन्डेज फील होगा। तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मतलब यार लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सारे एग्जाम्स अभी एज इट इज हैं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस सेल्फ डिसिप्लिन अपने को बढ़ाना है। तो अपने टीचर्स को कमिट करो, अपने पेरेंट्स को कमिट करो कि अब स्क्रीन पे कोई रिक्रिएशन नहीं होगा, कोई फालतू की एक्टिविटी नहीं होगी, फालतू के वीडियोस नहीं देखूंगा, खुद लिख लिख के पढ़ाई करूंगा। यदि आपने ये सुधार लिया तो अच्छा आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। बच्चों जो कुछ आप सोच रहे हो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी का होना मस्ट है। तो मैं बोल रहा हूं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, उनके साथ कनेक्शन बना के रखो। अपने को आइसोलेशन में नहीं करना है। ज्यादातर बच्चों ने अंडर परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि एग्जाम के पहले एकदम आइसोलेट हो गए। मैं हर साल देखता हूं जो बच्चे इंस्टीट्यूट में रेगुलर आते हैं, रोज यहीं पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, टीचर से डिस्कस करते हैं, बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और जो बच्चे घर में खो जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी खो जाती है। तो अपने इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां जाके सेल्फ स्टडी करो, घर के कंफर्ट को छोड़ो, टीचर्स से इंटरैक्ट करो, अपने फ्रेंड से इंटरैक्ट करो। आपकी परसेंटाइल 10-15 परसेंटाइल तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, इन्हीं कामों की वजह से बढ़ जाएगी। एंड स्टे अकाउंटेबल, कि आप अपने मेंटर टीचर को डेली भेजते हो कि आज का मेरा ये टारगेट है, ये मैं करूंगा, कोई गलती होती है उनके सामने एडमिट करते हो। ये अकाउंटेबिलिटी, ये सपोर्ट सिस्टम आपकी को बैलेंस रखेगा, आपको ट्रैक पे रखेगा और आप वो सब कर पाओगे जो आपके करने के लिए जरूरी है। बच्चों ओवरवेल्म नहीं होना है, पूरा सिलेबस है, 40 डेज है, बट एक दिन में एक ही दिन आ रहा है। तो बस मुझे केवल और केवल 22 फरवरी पे, केवल और केवल 23 फरवरी पे जो उस दिन है बस उस पर फोकस करना है और अपना बेस्ट उस दिन में देने की कोशिश करनी है, ना आगे ना पीछे। बस जो आज का मेरे पास दिन है उसमें बेस्ट देने की कोशिश करनी है। तो जितनी चीजें मैंने डिस्कस करी उसमें टेंशन नहीं है, उसमें कोई इंस्पिरेशन मोटिवेशन नहीं है, सिस्टम्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि हमें अच्छी तरह से अप्लाई करनी है। बच्चों कोई भी चीज जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, कोई दिक्कत फेस कर रहे हो, आप मैसेज में लिखो, हम उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो आपको कैसा लगा आपको लिखना है, कमेंट लिखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स को सेम गाइडलाइंस की नीड होगी। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले दिनों को आप शानदार तरीके से बिताओ, अपनी पीक को अचीव करो। पीक का मेरा मतलब कभी भी परफॉर्मेंस से नहीं होता, पीक का मतलब होता है मेरा काम करने की क्षमता से, राइट एटीट्यूड से। तो ये हमारे लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है कि हम इन एग्जाम्स के बहाने अपने आप को इवॉल्व करवा पा रहे हैं। हमारे अंदर कमिटमेंट आ रहा है, हमारे अंदर डिवोशन आ रहा है, हमारे अंदर सिंसियरिटी आ रही है, हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, हमारे अंदर प्रायोरिटाइज करना आ रहा है। और लाइफ में सक्सीड करने के लिए इन्हीं स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं इस एग्जाम को, इन एग्जाम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं कि यदि हमने अपने आप को डेवलप किया तो हम डेफिनेटली एग्जाम्स में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और ओवरऑल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।